तो किसी भी मामले में आप उनके बारे में मत बोलिए, वो बीजेपी का दलाल है और सभी जानता है, पूरा हिंदुस्तान जान गया है उनका असल चेहरा। लेकिन ये किसे मान लीजिए कि आपका बच्चा अगर भाग गया है तो गार्जियन का काम क्या है कि अपने बच्चे को समझाना। तो हमारी दीदी तो हमारी माँ है, पूरे बंगाल की माँ है, पूरे बंगाल की दीदी है, तो क्या हमारी दीदी का फर्ज नहीं बनता? রাত্রে 10টায় তিনি হুঙ্কার দিয়েছেন গোটা পশ্চিমবাংলায় তিনি নোটবন্দির বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই আন্দোলন উত্তরপ্রদেশ, বিহার বিভিন্ন জায়গায় তিনি করেছেন। তারপর যখন असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों के लिए वो धोखा है जिससे सिर्फ सिवाय नुकसान के कुछ हासिल नहीं होगा। ये आरएसएस के इशारे पर बंगाल में वोट को तकसीम करने की फिराक में है। उन मुतस्करा बातों का इजहार ख्याल कोलकाता कॉरपोरेशन के मारूफ कोऑर्डिनेटर वार्ड 137 हाजिर अहमद आलम अंसारी ने मटिया बुर्ज में बंगोभूमि दौरे सरकार रैली के अख्ताम के बाद ज़राए अबलाग से मुखातिब होने के दौरान कर रहे थे, जहां इस मौके पर मटिया बुर्ज हल्के के एमएलए अब्दुल खालिक मुल्ला समेत मुतअद्दिद कौंसलर और अहम शख्सियात मौजूद थीं। ताहम हाजी रहमत आलम अंसारी ने एमआईएम को तनकीद का निशाना बनाया और मुस्लिम दुश्मन करार देते हुए मिल्लत को इससे होशियार रहने की तलकीन करी। जिस तरीका से असदुद्दीन अवैसी ने अनाउंसमेंट किया कि बंगाल की सियासत में हमारी एंट्री हो रही है और 40 से 45 सीट पे लड़वाऊंगा, तो ऐसी सूरत हाल में आप जो है दोनों के लीडर माइनॉरिटी के भी है, मेजोरिटी के भी है, मगर आपके पास असदुद्दीन अवैसी को रोकने के लिए ब्लूप्रिंट या कोई प्लान है? हम जानते हैं रहमत आलम अंसारी साहब। देखिए, असदुद्दीन अवैसी जो है वो पहले हैदराबाद को ठीक करे, उसके बाद बंगाल की तरफ आए। उसका नाम ही है वोट कटवा। वो बीजेपी का बी टीम है और ऐसे लोग ही मुसलमानों को बदनाम करके रखा है। और जो काम असदुद्दीन अवैसी करते हैं तो किसी भी मामले में आप उनके बारे में मत बोलिए, वो बीजेपी का दलाल है और सभी जानता है, पूरा हिंदुस्तान जान गया है उनका असल चेहरा। लेकिन ये रहमत अंसारी साहब, आप बोल रहे कि अवैसी साहब बीजेपी के जो है वो दलाल है, लेकिन यहाँ ममता उसी अवैसी के जितने भी है एमआईएम के लोग उनको अपने पक्ष में ला रही है, तो क्या ऐसा महसूस नहीं करे कि वो डर गई है? नहीं। मान लीजिए कि आपका बच्चा अगर भाग गया है तो गार्जियन का काम क्या है कि अपने बच्चे को समझाना। तो हमारी दीदी तो हमारी माँ है, पूरे बंगाल की माँ है, पूरे बंगाल की दीदी है, तो क्या हमारी दीदी का फर्ज नहीं बनता कि जो बच्चे भाग गया है, जो आरएसएस के झंडे के नीचे चले गए, जो एमआईएम के नीचे के चले गए, वो भाग गया है, कोई हिंदू बन के जा रहा है, कोई मुसलमान बन के जा रहा है, ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ इंसान बन के रहना होगा और एक सच्चा बंगाली और जय हिंद और जय बांग्ला के नाम से जीना होगा। अमित शाह ने इससे पहले आया था, उन्होंने कहा कि हम लोग 200 सीटें जीतेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा में 18 सीटें उन्होंने जीता है और 147 है मैजिक फिगर, मतलब हुकूमत बनाने के लिए। तो आपको क्या लगता नहीं है कि वो लोग बीजेपी जिस हिसाब से बढ़ रही है वो इस बार कब्जा कर लेगी? ये आप कह रहे हैं अमित शाह क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है? अमित शाह तो बहुत कुछ कह रहा है, एनआरसी भी कर रहा है, सीबीए भी कर रहा है, सीए भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो उनकी बातों का जवाब नहीं देना ही बेहतर है। और बंगाल में जिस तरह से गंदा राजनीति वो लोग कर रहे हैं, ये बंगाल के अवाम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बंगाल जो आज सोचता है वो हिंदुस्तान कल सोचता है। इसलिए कोई भी नड्डा हो, गड्ढा हो, चड्डा हो, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ बस एक ही चीज़ चलेगा, ममता बनर्जी के पुकार पर हम सब उसके सैनिक हैं। यहाँ बैठे हुए तमाम कोऑर्डिनेटर, तमाम काउंसलर यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर लोग भी बैठे हुए हैं और सबसे बड़ा चीज़ हमारे एमएलए साहब यहाँ हैं। इन्होंने पूरे डिटेल तरीके से आपको समझा दिया है कि बंगाल की राजनीति कहाँ है और हम सब दीदी के सैनिक बनकर ये काम को कर रहे हैं। और ये जो कार्ड आप देख रहे हैं, ये 10 साल गारंटी कार्ड है। हमारे 10 साल में क्या क्या काम हुआ है ये उसका रिपोर्ट है। इसी को पब्लिश करने के लिए आज हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया है और आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बुलाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि 7 दिनों के अंदर कॉर्पोरेशन चुनाव के डेट का ऐलान करना होगा। तो आप लोग क्या इसके मुकाबले के लिए तैयार है अगर चुनाव का ऐलान किया? हम लोग तो 24 घंटा तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया इलेक्शन कमीशन को, हमारे सीएम को नहीं। इलेक्शन कमीशन उसका जवाब देगा। पैंडेमिक का हालत आप देख लीजिए, कोविड-19 का पश्चिम बंगाल ने पूरे भारतवर्ष में, उसके बावजूद बिहार में हुआ, हैदराबाद हर जगह हुआ, लेकिन हर जगह अम्फान, देखिए हर जगह अम्फान साइक्लोन नहीं आया। अम्फान साइक्लोन बंगाल में आया था, इसका सामना हम लोगों ने किया, आपने किया। इसको मद्देनजर रखिए। आपका सवाल
जनता का सवाल होना चाहिए। एमएलए अब्दुल खालिक मुल्ला ने भी तृणमूल कांग्रेस हुकूमत की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि ममता बनर्जी की अनथक मेहनत का असर है कि आज यूएनए जैसे आलमी अदारे भी उनकी कोशिशों को सराहते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि बीजेपी के पास तरक्की का कोई भी एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के सिवाय कुछ नहीं जानती। এটা করার একটাই উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী 2011 ক্ষমতা আসার পর দীর্ঘ 10 বছর ধরে উনি যে সমস্ত বৈপ্লবিক কাজ করেছেন সেটার একটা দৃষ্টান্ত তিনি তৈরি করেছেন। আপনারা জানেন বিশেষ করে ভেঙে পড়া স্বাস্থ্যের অবস্থা, আজকের স্বাস্থ্যের অবস্থা কত ভালো। আজকে সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল তৈরি হয়েছে, জেলায় জেলায় আমাদের মিডিয়া ব্রিজ হয়েছে এবং সেখানে সমস্ত রকমের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে। তারপর তিনি সবচেয়ে বড় যেটা করেছেন খাদ্য সুরক্ষা যোজনা, 8.5 কোটি মানুষের কাছে ডিজিটাল রেশন কার্ড পৌঁছে দিয়েছেন এবং সবাইকে প্রত্যেককে রেশন কার্ডের পরিবর্তে তাদেরকে 5 কিলো করে চাল, 5 কিলো করে গম প্রত্যেক মাসে দেওয়া হচ্ছে প্রত্যেকটা কার্ডের এগেনস্টে। এইভাবে তাদের খাদ্য সুরক্ষা যোজনার মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করা হচ্ছে এবং তাছাড়াও আপনারা জানেন আজকের শিক্ষার ব্যাপারে কন্যাশ্রী প্রকল্প সম্বন্ধে আপনাদের নতুন করে বলার কিছু নেই। এই কন্যাশ্রী প্রকল্প শুধু পশ্চিমবাংলায় নয়, গোটা ভারতবর্ষে। আজকের আয়ারল্যান্ডে যখন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী গিয়েছিলেন তখন ওখানকার আয়ারল্যান্ডের বাসীরা আপনার মুখ্যমন্ত্রীকে বিশ্বশ্রী খেতাব দিয়েছিলেন। এছাড়াও রূপশ্রী, গরিব ঘরের মেয়েরা যারা বাবারা বিয়ে দিতে পারছেন না টাকার অভাবে, আজকে তাদেরকে এককালীন 25,000 টাকা তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দিচ্ছেন এই রূপশ্রীর মাধ্যমে। এছাড়া আপনারা জানেন সবুজ সাথী, কয়েক লক্ষ 25 লক্ষ অলরেডি সাইকেল বিলি করা হয়েছে। দূর দূরান্তে আমাদের যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা গরিব ঘরের, যেখানে কোনো যানবাহন নেই, গাড়ি চলে না, অটো চলে না, পায়ে হেঁটে যেতে হয়, সেখানে 25 লক্ষ সাইকেল উনি বিলি করেছেন। 25,000 টাকা করে 50,000 টাকা করে দেওয়ার তিনি কর্মসূচি নিয়েছেন। সবাই সেটা পেয়ে ভালোভাবে করেছেন। ঠিক একইভাবে মুসলিম ভাইদের জন্য তিনি ইমাম ভাতা, মুয়াজ্জিম ভাতা করেছেন, আলিয়া মুসলিম ইউনিভার্সিটি তৈরি করেছেন, হজ টাওয়ার তৈরি করে দিয়েছেন। এইভাবে সব সমাজ সম্প্রদায়কে তিনি নিয়ে চলার চেষ্টা করছেন। এবং আজকের যেটা হলো বঙ্গধ্বনি যাত্রা, আমরা যেটা আমি আগেও বলেছি প্রারম্ভে, যে রবীন্দ্রনাথ থানা থেকে আমরা প্রায় 10,000 লোকের একটা সমাগম, বিরাট বর্ণাঢ্য মিছিল আজকের পুরো আকড়া রোড ক্রস করে তারা মেডিয়াপুর থানায় শেষ হয়েছে। সেখানে আমাদের সমস্ত কাউন্সিলররা, আমাদের নেতৃবৃন্দরা বক্তব্য রেখেছেন, আমিও সেখানে বক্তব্য রেখেছি। এবং সর্বোপরি আমরা যেটা বলতে চাই যে মমতা ব্যানার্জি ছাড়া পশ্চিমবাংলায় কোনো দিশা নেই। আজকের আপনারা জানেন যখন নোটবন্দি হয়েছে সে সময় কেউ তার প্রতিবাদ করেনি। নোটবন্দি হয়েছে রাত্রে 8টায়, রাত্রে 10টায় তিনি হুঙ্কার দিয়েছেন। গোটা পশ্চিমবাংলায় তিনি নোটবন্দির বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই আন্দোলন উত্তরপ্রদেশ, বিহার বিভিন্ন জায়গায় তিনি করেছেন। তারপর যখন জিএসটি হলো তার বিরুদ্ধেও তিনি আন্দোলন করেছেন। এবং এনআরসি নিয়ে যখন অমিত শাহর নির্দেশে যখন এনআরসি লাগু করার একটা কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছিল, সিএএ করার চেষ্টা হচ্ছিল, তার বিরুদ্ধে মমতা ব্যানার্জি বিরাট আন্দোলন করেছেন। এবং তার আন্দোলনের ফসলস্বরূপ আজকে বিজেপি অনেকটা পেছনে চলে গিয়েছিল। কিন্তু আবার যেহেতু নির্বাচন এসে গেছে, তারা আবার এনআরসি বা সিএর ওই ইস্যুকে তুলে পশ্চিমবাংলায় একটা আলোড়ন সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে এবং বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে একটা ভীতির সঞ্চার করছে।